हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी एफपीएसएसबी का एग्ज़ाम चल रहा है और या फिर 2024 में जो भी एफपीएसएसबी का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि सितंबर में होने वाला है, अक्टूबर में होने वाला है, नवंबर में, दिसंबर में, तो सबसे पहले तो हम लोग उसका सिलेबस जो एलिमेंट्री मैथ्स का या फिर रीजनिंग का, उन दोनों का सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिटेल में एज ए क्लास में भी डिस्कस करेंगे। पहले अगर आप एफपीएसएसबी का जो सिलेबस पहले बनता था और अभी जो नया सिलेबस बनता है, पहले आपको उसके बारे में डिफरेंस कि पहले क्या था अभी क्या आ रहा है, उन दोनों का बीच में डिफरेंस आपको क्लियर होना है। जैसे कि इस बार 2024 में आपका सिलेबस जो भी आपका एफपीएसएसबी के लिए जो सिलेबस बनता है उसमें 4 सेक्शन देखने को मिलेगा, जबकि पहले 3 सेक्शन था। अभी 4 सेक्शन कौन कौन है? एक तो है आपका इंग्लिश, दूसरा है आपका जीएस, तीसरा है आपका मैथ्स एंड चौथा है आपका रीजनिंग। ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो पहले नहीं आता था, अभी ये रिसेंटली ही ऐड हुआ। जैसे कि 2024 से पहले आपका 2023 तक अगर आप देखें तो उसमें 3 सेक्शन थे। एक तो था इंग्लिश, फिर दूसरा था आपका जीएस एंड तीसरा था आपका मैथ्स। पहले इन तीनों सेक्शन में 50 क्वेश्चंस आते थे, हर एक सेक्शन से 50 क्वेश्चंस आते थे, जबकि अभी जो नया क्राइटेरिया बना हुआ है 2024 से, उसमें आपका 4 सेक्शन है। इसमें से आपका 25 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से भी आपका 25 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ से भी 25 क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल इस बार 100 क्वेश्चंस आएंगे, जबकि पहले आपका 150 क्वेश्चंस बनते थे, 150 क्वेश्चंस बनते थे। अभी इस बार से आपका 4 सेक्शन में, क्योंकि ये पार्ट 2 डिवाइड हुआ आपका जो सिलेबस है, तो अभी 100 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क ईच क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पे आपका जो टोटल मार्क्स बनता है इस बार, वो बनेगा आपका 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, दैट विल बी 200 मार्क्स पेपर। और जो टाइम होगा वो टाइम आपका 2 आवर्स दिया जाएगा, ठीक है, 2 आवर्स दिया जाएगा। इसके अलावा जो पहले एफपीएसएसबी का क्वेश्चन पेपर बनता था उसमें मैथ्स का जो सिलेबस बनता था या फिर मैथ्स का जो सिलेबस था और अभी का जो मैथ्स का सिलेबस है, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पहले कुछ चैप्टर हमें एक्स्ट्रा चाहिए था, अभी वो सारे चैप्टर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होता। तो अभी हम लोग पहले मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, उसमें सब टॉपिक क्या क्या, उसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं सिलेबस को एक बार। मैथ्स वाला जो पार्ट है उसमें आपका सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। पहले मैथ्स वाला पार्ट में अगर आप सबसे पहला टॉपिक देखें, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दैट टॉपिक इज़ नंबर सिस्टम। ना नंबर सिस्टम जो टॉपिक है या फिर नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलते हैं, फिर क्या क्या आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहले तो आपको डिजिट्स के बारे में पढ़ने होंगे, डिजिट्स ना, फिर उन डिजिट को यूज़ करते हुए जो नंबर्स बनते हैं, डिजिट्स नंबर, वो डिजिट्स नंबर आपका 2 डिजिट बन सकता है, 3 डिजिट बन सकता है ना, ऐसे 4 डिजिट 5 डिजिट, तो उससे क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है। नंबर सिस्टम में आपको प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स। फिर नंबर सिस्टम में आपको सम फार्मूला, बहुत सारा सम फार्मूलाज मिलेंगे, तो उन सम फार्मूलाज के बारे में आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। देन आपको यूनिट प्लेस के बारे में सीखना होगा कि यूनिट प्लेस कैसे बनते हैं, यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं। इसके अलावा आपको जो रिमाइंडर्स है, रिमाइंडर रिलेटेड क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है, तो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स जिससे ये पहला चैप्टर से आपको क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपको सीखना है, दैट इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे तो बहुत बार क्वेश्चन बनता ही है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है आपको। नेक्स्ट आपको फ्रैक्शंस के बारे में सीखना है, फ्रैक्शंस, देन डेसिमल। ये जो फ्रैक्शन और जो डेसिमल है, इसमें मेनली आपको एडिशन,
फ्रैक्शंस का या फिर डेसिमल का एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन ना, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, इन सब के बारे में आपको सीखना है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न, ठीक है, इसके बारे में आपको सीखना है। इसके अलावा ये तो चलिए पहले का कुछ चैप्टर है ना, इसके बाद भी जो चैप्टर है उसको भी थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले ना यहाँ पे। इसके बाद आपको और क्या चैप्टर चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है अलजेब्रा, आपको चाहिए होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना होता है, पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना होता है, आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानना होता है। लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है वो फिर से दो टाइप का चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस में, एक तो वन वेरिएबल का, एक वन वेरिएबल का और एक टू वेरिएबल का, तो दोनों के बारे में ही आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका अलजेब्रा का ही पार्ट होता है। फिर स्क्वायर रूट, आपका क्यूब, देन क्यूब रूट, इसके बारे में भी आपको सीखना है। और इसका मेनली सॉल्विंग कैसे करते हैं, सॉल्विंग आपको सीखना है, जिसको हम लोग काफ़ी बार सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन बेसिकली किसको कहते हैं? जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करने होते हैं ना, जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको ये सभी टॉपिक भी सीखना होता है, या फिर आपको सीखने को मिलेगा, या फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में वन बाय वन। इसके अलावा अगर आप उसके बाद भी देखा जाए कि क्या क्या चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है या फिर क्या क्या सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसमें आपको मिलेगा फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन ना, रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर को आपको सीखना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो किसी भी दो नंबर का बीच में, प्रोपोर्शन जब रेशियोज इक्वल होते हैं उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। फिर आपको एवरेज के बारे में सीखना है, एवरेज के बारे में आपको सीखना होगा। फिर आपको परसेंटेज के बारे में सीखना है। परसेंटेज वाला पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, उसमें काफ़ी बार बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। आपका परसेंटेज हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, आपका फिर डिस्काउंट हो, देन आपका सिंपल इंटरेस्ट हो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो। ये जो चैप्टर्स है ना, ये एक ही लॉजिक के साथ है, जिसमें आपको परसेंटेज यूज़ करना होता है हर एक चैप्टर में। और ये जो पार्ट है, ये जो 5 चैप्टर का पार्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पहले बन चुका है, तो ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। काफ़ी बार आप अगर पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें काफ़ी बार 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन भी बन चुका होता है। इससे इन दोनों टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है फॉर एवरी एग्जाम, ठीक है, फॉर एवरी एग्जाम, नॉट ओनली APSSB, फॉर एवरी एग्जाम ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर इसके साथ साथ आप अगर देखें, इसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर भी आपको चाहिए होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। फिर आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनता है। मेंसुरेशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन चुका होता है। मेंसुरेशन, अब 2 टाइप में मेंसुरेशन आपको पढ़ना होता है। एक तो 2D के लिए, 2D वाला पार्ट को क्या कहते हैं? एरिया एंड पेरीमीटर में आपको ट्राइंगल्स, देन क्वाड्रिलेटरल, आपको सर्कल्स, आपको पॉलीगन, इन सब का एरिया, पेरीमीटर, इन सब के बारे में डिस्कस करना होता है। फिर जो दूसरा वाला पार्ट है 3D वाला मेंसुरेशन में, उसमें आपको उसको कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो 3D वाला पार्ट है। तो इसमें 2 पार्ट है मेंसुरेशन में, दोनों आपको सीखना है। एक तो आपका एरिया एंड पेरीमीटर, दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसमें आपको क्यूबॉइड, देन आपका क्यूब,
then cylinder, then cone, then sphere, then hemisphere, then pyramid, then prism। इन सब के बारे में आपको जो सरफेस एरिया होता है और जो वॉल्यूम होता है वो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए इन मेंसुरेशन वाला पार्ट में, ठीक है। मेंसुरेशन वाला पार्ट में ये सबको आपको सीखना है। इसके अलावा और भी अगर देखा जाए और क्या क्या चाहिए हमें मैथ्स में, देन आपको चाहिए वर्क एंड टाइम, ठीक है, आपको चाहिए वर्क एंड टाइम। फिर आपको चाहिए ग्राफ के बारे में भी आपको सीखना है ना। ग्राफ में जैसे कि ना आपको ग्राफ के बारे में भी सीखना है। ग्राफ में आपको पाई चार्ट, देन बार ग्राफ में भी आपको डबल बार ग्राफ मिलता हुआ दिखेगा। डबल बार ग्राफ, कभी कभार ट्रिपल बार ग्राफ भी देखने को मिलता है, ट्रिपल बार ग्राफ ना, ये सब आपको सीखना है। इसके अलावा ग्राफ में आपको हिस्टोग्राम के बारे में भी सीखना है, ठीक है, ग्राफ में आपको हिस्टोग्राम के बारे में भी सीखना है। तो ये दीज आर द सिलेबस यू नीड फॉर द मैथ्स पोर्शन इन एपीएसएसबी। इन्हीं जो भी चैप्टर्स हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, उन्हीं चैप्टर्स के बारे में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसी से ही आपको क्वेश्चंस बनता हुआ दिखेगा। दैट इज़ फॉर द मैथ्स पोर्शन, ठीक है, दिस इज़ फॉर द मैथ्स पोर्शन। एंड इफ विल से द रीजनिंग पोर्शन, रीजनिंग में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। क्योंकि हाँ, एक पार्ट ये भी है, आप लोगों को समझना होगा कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो एपीएसएसबी में से इस बार ही ऐड हुआ ना, पहले ये वाला पार्ट नहीं था। तो ये काफ़ी बच्चों के लिए ये वाला एक नया सेक्शन हो जाएगा आप लोगों का कि ये न्यू सेक्शन किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे इसमें अटेंड करना है, या फिर क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना, ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है, इसका जो अगर सिलेबस को देखें एपीएसएसबी के मुताबिक, तो इसका जो रीजनिंग का जो सिलेबस होता है, या फिर रीजनिंग होता क्या है, अगर आपको एक वर्ड में पूछा जाए कि व्हाट इज़ रीजनिंग, तो रीजनिंग का सिंपल सा मतलब ये बनता है कि हैविंग रीज़न ना। देखिए, जहाँ पे कुछ कारण होगा ना, रीज़न क्या है, रीज़न इज़ एनीथिंग विच इज़ यू कैन से रूल, पैटर्न। तो रीजनिंग में कुछ ना कुछ रीज़न होगा हमेशा ना। रीजनिंग का जो टॉपिक है या फिर रीजनिंग का जो सिलेबस है, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है आपका बारबेल, और एक है आपका नॉन बारबेल। एक है बारबेल, एक है नॉन बारबेल ना। बारबेल किसको कहते हैं, जैसे कि बारबेल जिसको आप पढ़ा जा सकते हैं, विच वन कैन बी रीड, इसको आप रीड कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, बारबेल। ये जो नॉन बारबेल वाला पार्ट है ना, इसमें मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, डायग्राम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो नॉन वर्बल पार्ट का ही हिस्सा होता है, ठीक है, नॉन वर्बल पार्ट का ही हिस्सा होता है। नाउ इसका अगर सिलेबस को देखा जाए अकॉर्डिंग टू एपीएसएसबी के मुताबिक, तो इसमें जो चैप्टर चाहिए होता है, दीज नेम्स आर एनालॉजी, देन क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपको यहाँ पे और नंबर सीरीज, ठीक है, इसको लेटर सीरीज़ भी कह सकते हैं, लेटर सीरीज़ भी आपको चाहिए होता है, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, देन सिटिंग अरेंजमेंट ना, सिटिंग अरेंजमेंट, देन आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये भी आपको सीखना है। आपको फिर क्यूब एंड डाइस के बारे में सीखना है, क्यूब एंड डाइस, देन क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर। फिर आपको ब्लड रिलेशन के बारे में सीखना है, ब्लड रिलेशन, देन आपको वेन लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में आपको सीखना है, ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में आपको सीखना है। फिर आपको सिलोलिज़म्स के बारे में सीखना है, फिर ये जो नॉन वर्बल वाला पार्ट है ना,
इसमें भी आपको एनालॉगी मिलेगा ना। एनालॉगी का क्वेश्चन आपका बारबेल में भी होता है, नॉन बारबेल में भी होता है। बारबेल वाला में आपको जो भी लिखा हुआ होगा उसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा जिसको आप पढ़ सकते हैं, जबकि नॉन बारबेल वाला पार्ट का अगर एनालॉगी का क्वेश्चन है उसमें डायग्राम होगा। डायग्राम में करना क्या है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम लोग इसका क्लास लेंगे। एनालॉगी, देन आपका क्लासिफिकेशन, फिर आपका वाटर इमेज, फिर आपको चाहिए मिरर इमेज, फिर आपको चाहिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। दिस आर द पार्ट वी नीड, ठीक है, दिस आर द पार्ट वी नीड इन केस ऑफ नॉन बारबेल, जहाँ पे डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस बनता हुआ दिखता है। तो दिस इज द होल सेक्शन ऑफ रीजनिंग जो आपको सीखने हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ चैप्टर, जैसे और भी इसमें डिसीजन मेकिंग ना, सिलोजिज्म्स में भी बहुत सारा अलग अलग टॉपिक देखने को मिले। उतना डिटेल में तो आपका इस एपीएसएसबी में नहीं आएगा। एपीएसएसबी में आप रीजनिंग वाला पार्ट का इतना सारा पढ़ लेंगे तो काफ़ी होगा। इतना सारा से आपको कोई ना इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि इसका बाहर से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जितने भी चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जितने भी चैप्टर है देर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इनमें से ही घूम फिर के हर एक एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, फिर इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी समझना है, जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ये काफ़ी इजी पोर्शन, अगर आप इसको ठीक से प्रिपेयर करें तो इट इज़ अ मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर, तो मार्क्स को आराम से स्कोर किया जा सकता है। अभी इस बार जो आपका 25 क्वेश्चंस बनेंगे, 25 क्वेश्चंस बनेंगे मैथ्स में से, ठीक है, और बाकी 25 क्वेश्चंस आपका बनेंगे रीजनिंग पोर्शन में से। अभी जो मैथ्स का आप अगर सिलेबस को देखें तो आपको अराउंड 16 से लेके 20 चैप्टर्स को आपको ठीक से प्रिपेयर करने होंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मैथ्स का पोर्शन होगा उसमें हर एक चैप्टर से एक दो ही क्वेश्चन आएगा। इस बार उतना ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस कम है, बिकॉज जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो डिक्रीज हुआ। आ भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपका किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन, किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हर एक चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बिकॉज देयर आर 25 क्वेश्चंस एंड उसमें से अगर आपको 16 से लेकर 20 चैप्टर चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होने का चांस बनता है। बाकी रीजनिंग में अब अगर देखें, रीजनिंग में आपको अराउंड 15 चैप्टर्स ठीक से प्रिपेयर करने होते हैं। 15 to 18 आप मान लें, तो इसमें से भी आपको काफ़ी नया क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रीजनिंग आपने पहली बार इस बार अटैम्प्ट किया होगा या फिर अटैम्प्ट करने वाले हैं ये वाला एग्ज़ाम में, तो भी आपको थोड़ा सा देख के चलना है। बाकी जो क्वेश्चन है उतना टफ नहीं आता, ठीक है, क्वेश्चंस आपको इजी देखने को मिलेंगे। तो इस सिलेबस के मुताबिक हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।